हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सपा की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा बीजेपी में लगातार गिर रहे विकेट, बाबा से कैच छूट गया। सपा में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य का संबोधन, बीजेपी के खिलाफ निकले स्वामी की सुर, कहा बीजेपी ने दलितों की आंखों में झोंकी धूल। सीएम योगी ने गोरखपुर में दलित के घर में किया भोज, सीएम ने कहा मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। सीएम केजरीवाल ने 100 एसी सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी, केजरीवाल ने कहा इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में चलेगी 69,000 बसें। बढ़ते अब खबरों की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट बस डिपो से 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाई, उन्हें रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में कुल 6900 बसें चल रही है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में फरवरी से इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। मोस्टली रूरल रूट्स के ऊपर ये बसें चलेंगी। तो इन एसी लो फ्लोर 100 एसी लो फ्लोर बसेस के इंडक्शन के बाद दिल्ली के अंदर टोटल लगभग 6900 बसेस अब चल रही हैं। ये अभी तक का जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा बसेस हैं। मैक्सिमम कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बसेस हुई थी, जो कि लगभग 6000 के करीब उस टाइम फ्लीट थी दिल्ली में। अब ये 6900 पे पहुंच गई है और अभी भी बसेस का आना चालू है। हम और भी कई बसेस खरीद रहे हैं। आने वाले समय में सीएनजी बसेस भी आने वाली है, डीटीसी की अपनी बसेस भी आने वाली हैं और इलेक्ट्रिक बसेस भी अभी काफ़ी आने वाली हैं। जो प्रोटोटाइप है पहली बस, वो ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गई है, आईबी डिपो में खड़ी है। मैं माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को एक बस के साथ उद्घाटन मंडे को सीएम साहब उसका फ्लैग ऑफ कर देंगे और फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में 50 इलेक्ट्रिक बसें और आ जाएंगी। और पूरी कोशिश रहेगी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि अप्रैल तक हम 300 बसें जो है वो पूरी कर दें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया। कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद झूमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे। यहां वे पार्टी के कार्यकर्ता दलित अमृतलाल भारती के घर गए और उन्होंने खाना खाया। सीएम योगी ने उस दौरान प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के परिवारों को मिला है। गैस सिलेंडर, बिजली, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। कोरोना महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, उपचार और राशन की व्यवस्था की गई। वहीं वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई जा रही है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है। महीने में 2 बार राशन फ्री दिया जा रहा है। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों बीजेपी छोड़ी थी। उनके साथ धर्म सिंह सोनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थामा। वहीं मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान अलग से
16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों को अखिलेश यादव ने आज सपा ज्वाइन कराई। इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सीएम योगी क्रिकेट खेलना तो नहीं जानते हैं, पर उनसे कैच छूट गया, बीजेपी हिट विकेट हो गए। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अब स्टूल वाले मंत्री जी का क्या होगा। इससे पहले समाजवादी का दामन थामने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कुछ कहते हैं बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंक कर सत्या हत्याई थी। हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी दल सीटों की घोषणा कर रहे हैं, तो कहीं कुछ नेता एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब यूपी में सपा और भीम आर्मी के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मतलब इस बात से निकाला जा रहा है कि क्या यूपी चुनाव में सपा और भीम आर्मी के मुखिया यानी चंद्रशेखर आजाद एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर गुरुवार को भी सपा दफ्तर पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन के साथ 2022 चुनाव में जाना चाहिए। खराब मौसम के कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा स्थगित हो गया है। सीएम बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के तहत ग्राम मोहतरा और कोसमंदा में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। वहीं खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर सके। मुख्यमंत्री बघेल ने फोन पर बिलासपुर आईजी से चर्चा कर घायल जवानों का हाल जाना। बता दें कि आज शिवरी नारायण के कनस्टा गांव में पुलिस बल की एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। बस में करीब 45 पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के भरौली में रामनिवास सिंह के ब्रह्मभोज में आए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आरएन सिंह का जाना बहुत बड़ी क्षति है और इसकी कमी कभी भी पूरी कोई नहीं कर सकता। साथ ही इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे प्रदेश उन्हें दोबारा सीएम बनाने का काम करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि जनता बहुत अच्छी है और ऐसे अवसरवाद लोग जो अपना भविष्य तलाशते हैं उन्हें जनता जवाब देना जानती है। आदरणीय आरएन सिंह जी का जाना हम सब के लिए एक व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हम इस सत्य को जानते हुए कि संसार तो आने जाने का रीत है, अब उनको किस प्रकार से उनके कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल के वो एक सामान्य मतलब अत्यंत सामान्य व्यक्ति से वो राष्ट्रीय स्तर पे खड़े हुए। वैसे तो विधायक भी थे, लेकिन उससे बहुत बड़ी शख्सियत उनकी थी। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके उसी गांव में आए हैं जहां से वो बहुत प्रेम करते थे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार ने नामांकन कक्षों का जायजा लिया। इस मौके पर एसएसपी संतोष कुमार ने कहा कि आचार संहिता और कानून का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 14 से 21 जनवरी तक सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बुलंदशहर सदर तहसील में नामांकन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। यहां जनता 7 चरणों में वोट डालेगी, मगर चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार को एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब कई नेता इस्तीफा देते हुए नजर आए। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यूपी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को राज्य में हर जगह से समर्थन मिल रहा है। लोग हमें आशीर्वाद देंगे और बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में सफल होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफे का सिलसिला जारी है, जहां बीजेपी के विधायक लगातार पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की पोस्टर गर्ल यानी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी के सचिव पर टिकट के लिए घूस मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में धांधली चल रही है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि मैं ओबीसी थी और प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह को घूस नहीं दे सकी। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे पास सबूत के तौर पर वीडियो है। प्रियंका मौर्य ने यह भी लिखा कि कांग्रेस में जातिवाद के कारण विधायक नरेश सैनी को पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी में धांधली चलने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ किसी को भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। प्रियंका मौर्य ने बताया कि घूस नहीं देने पर सरोजनी नगर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं मिल सका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना के क्या हालात हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 28,867 नए केस सामने आए थे, लेकिन शुक्रवार को स्थिति बेहतर होगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब से कोरोना महामारी आई है, एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। वहीं संक्रमण दर 29.21% पर पहुंच गई। दिल्ली में बीते साल 20 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा 28,395 केस आए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी कि शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 25,000 से कम नए कोरोना केस आएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों में जिन लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, उनमें 75% ऐसे लोग थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अस्पतालों में बेड की स्थिति को भी संतोषजनक बताया है। पॉजिटिविटी रेट था 29.21%, 31 डेथ थी, 2424 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और 13,000 से ज़्यादा बेड खाली थे। मतलब 85% से ज़्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। और आज शाम को जो अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 से कुछ कम केस आने के चांस है।
देश भर में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। देश के कई राज्यों ने अपने स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड के एक स्कूल में 39 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। एक अधिकारी के मुताबिक 13 जनवरी 2022 को झारखंड के दुमका जिले के कम से कम 7 स्कूलों के 39 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जामा प्रखंड के 4 हाई स्कूल के 34 छात्र और जरमुंडी, दुमका और शिकारीपाड़ा प्रखंड के 5 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुमका के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद सिंह के अनुसार जामा ब्लॉक के 3 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से संक्रमित बच्चों की आयु 6 साल से 18 साल के बीच बताई जा रही है। इससे पहले धनबाद के सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने आए 21 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परीक्षा से पहले हुई जांच में बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद उन सभी बच्चों की अलग से परीक्षा हुई थी। जिले के गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में 235 बच्चे मौजूद थे। सभी बच्चे कक्षा 6 और 9 के बताए जा रहे हैं। बच्चों में हल्के लक्षण होने की वजह से उन्हें उनके अभिभावकों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को झारखंड में 4,753 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। कोरोना के बढ़ते कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनियोग संख्या 5 अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है, जो सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3,73 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अधिकृत करता है। बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निकाय चुनावों को 4 से 6 हफ्तों के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग 48 घंटे में अपना रुख स्पष्ट करेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि उन 4 नगर निकायों में कोरोना के हालात पर हलफनामा जमा किया जाए, जहां 22 जनवरी को चुनाव होने हैं। बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल में 4 नगर निगमों के लिए 22 जनवरी को होने वाले चुनाव को टालने की अपील करते हुए एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया था कि क्या आप चुनाव टाल सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है। अगर गाइडलाइन का पालन किया जाता है तो चुनाव कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आज कई अहम फैसले लिए। आपको बता दें कि इन फैसलों के तहत प्रदेश में 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी। वहीं मेलों और राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मिले संदिग्ध बैग में आईईडी था। फिलहाल उसे एक बड़े गड्ढे में ब्लास्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया है। बैग में बम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में हिंट दिया था। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। इसी गड्ढे में आईईडी को ब्लास्ट कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद स्पेशल सेल की टीम मामले में एक्टिव हो गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि आखिरकार किसने बैग में आईईडी रखा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10:20 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी। बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग है जिसमें बम है। सूचना के बाद इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके बाद एनएसजी टीम और बम डिस्पोजल की टीम भी पहुंची। जांच पड़ताल में बैग में आईईडी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जेसीबी के जरिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक सूचना के बाद इलाके के लोगों को घटनास्थल की ओर न आने की हिदायत दी गई। साथ ही साथ इलाके को घेर भी लिया गया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा 2021 से 22 टर्म 1 के रिजल्ट का इंतजार अभी बढ़ने की संभावना है। रिजल्ट 15 जनवरी को जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब रिजल्ट के जारी होने में 1 हफ्ते का समय और लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसलिए सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह तक वेबसाइट पर जारी हो सकता है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते सभी निजी कार्यालय बंद किए गए हैं। 50% क्षमता के साथ काम कर रहे कार्यालयों में भी
काम समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सीबीएसई भी समय पर रिजल्ट तैयार करने में असमर्थ रहा है। बोर्ड अधिकारियों ने अभी तक रिजल्ट डेट की पुष्टि नहीं की है, मगर टर्म 1 रिजल्ट की टेंटेटिव डेट 22 जनवरी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी स्टूडेंट को पास या फेल घोषित नहीं किया जाएगा, सिर्फ हर सब्जेक्ट में मिले नंबरों के साथ स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के फाइनल रिजल्ट टर्म 2 एग्जाम के बाद रिलीज किए जाएंगे। जारी होने के बाद कक्षा 10वीं 12वीं के स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइटों पर डाउनलोड किए जा सकेंगे। हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण देने के सरकार के फैसले के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर 15 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उद्यमियों का कहना था कि ये एक्ट 15 जनवरी से लागू होना है, इसलिए इस पर सबसे पहले सुनवाई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सुनवाई 2 फरवरी को तय की थी। इंडस्ट्री ने अर्जी दायर कर कहा था कि अगर 15 जनवरी के बाद इस पर सुनवाई की गई तो उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इसलिए या तो एक्ट पर रोक लगाई जाए या इस पर जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर 2 फरवरी को ही सुनवाई होगी। दिसंबर महीने में महंगाई से आम लोगों को मामूली राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.56% रही है, जबकि नवंबर में 14.23% रही थी। दिसंबर 2020 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 1.95% पर था। चिंता की बात यहाँ पर यह है कि महंगाई दर अभी भी दहाई के आंकड़े में है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि एक साल ईंधन, महंगे खाने तेल के चलते महंगाई दर बढ़ी है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण में विफल रहने और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अपने निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में पार्टी करने के आरोप में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की कंपनी बेटफेयर ने दावा किया है कि बढ़ते दबाव के चलते जॉनसन जल्द इस्तीफा दे सकते हैं और भारतवंशी वित्त मंत्री ऋषि सुनक उनकी जगह ले सकते हैं। बेटफेयर के अनुसार मई 2020 में ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रिंक पार्टी आयोजित करने पर खुलासों के बाद न केवल विपक्षी दल बल्कि उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी भी जॉनसन पर इस्तीफे के लिए दबाव डाल रही है। महाराष्ट्र सहित पूरा देश इस समय कोरोना की चपेट में है। वहीं इस समय महाराष्ट्र में कोरोना लगातार पुलिस वालों को भी अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में बुधवार को 146 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। इससे पहले इसी साल 10 जनवरी को 126 नए कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस नए आंकड़े के साथ अब मुंबई पुलिस फोर्स में 884 लोग संक्रमित हैं। मार्च 2020 से अब तक की बात करें तो 10,123 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। साथ ही साथ 126 पुलिसकर्मी अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 265 पुलिसकर्मी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु के पुडुचेरी में आज पोंगल का त्योहार मनाया गया। लोग इस त्योहार को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। हालांकि इस दौरान कोरोना के सभी नियमों का भी पालन किया गया। त्योहार मनाने के दौरान सब लोगों ने अपना मास्क लगाया हुआ था। सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि इससे एक दिन पहले पोंगल की पूर्व संध्या पर भोगी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने अलाव जलाया। इस दौरान वहां पर कोहरा छाया रहा और हल्की बारिश भी देखने को मिली। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।